हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया कि आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं लोग वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है और यह भूगोल है। भूगोल में हम लोग इससे पहले एक और एक का क चैप्टर पढ़ चुके हैं लोग। अगर आपने उस चैप्टर को ना पढ़ा हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप उससे पिछले चैप्टर को पढ़कर तब इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं लोग आज का चैप्टर एक का ख। इस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग को जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो जल से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था और आपको पहले से पता होगा कि पृथ्वी के जो पूरी की पूरी पृथ्वी है उस पर सबसे अधिक मात्रा में जो चीज़ पाया जाता है वो जल ही है। और पृथ्वी पर जीवन अगर संभव हो पाया, आज मनुष्य है, जीव है, जंतु है, पेड़ पौधे हैं, तो वो केवल जल के कारण। लिखा है कि पृथ्वी के सतह के 3/4 भाग या फिर पृथ्वी के कुल 71% भाग पर जल पाया जाता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और बार बार पूछा भी जाता है कि पृथ्वी के सतह के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। तो पृथ्वी के कुल सतह के 71% भाग पर जल पाया जाता है। तो यदि यह पूछा जाए कि कितने % भाग पर स्थल पाया जाता है, तो पृथ्वी के सतह के 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। तो जल 71% भाग पर और स्थल 29% भाग पर पाया जाता है। यदि हम पृथ्वी को दो गोलार्ध की दृष्टि से बांट दें, यानी एक को उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो गोलार्ध की दृष्टि से यदि हम पृथ्वी को दो भागों में बांट दें तो एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। चूँकि सबसे अधिक जल की मात्रा दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाएगा, तो उसे हम लोग स्थल गोलार्ध कहते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, गोलार्ध की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है, जबकि अत्यधिक जल रहने के कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ यह बात क्लियर हो गई कि सबसे अधिक जल की मात्रा किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। चूँकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला कलर का दिखता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। अब देखिए, जल आखिर में पृथ्वी पर स्रोत क्या है, किस तरह से हमको जल की प्राप्ति होती है। तो पृथ्वी पर जल के कुल 4 प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहला है भूपृष्ठीय जल, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल और चौथा है महासागरीय जल। यानी आपसे यह पूछा जाए कि पृथ्वी पर जल के कुल कितने स्रोत हैं, तो आप कहेंगे पृथ्वी पर जल के कुल 4 स्रोत हैं। भूपृष्ठीय जल क्या है, तो वह जल जो भूमि के पृष्ठ पर अर्थात भूमि के ऊपर मौजूद है, यानी कि नदी, नहर, तालाब, कुएं के माध्यम से मौजूद है, उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। वह जल जो भूमि के नीचे अर्थात ज़मीन के नीचे मौजूद है, जिसे हम पाइप, टंकी, मोटर द्वारा खींचकर प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है भूमिगत जल। वह जल जो वाष्प बनकर वायुमंडल में तैर रहा है, वो कहलाता है वायुमंडलीय जल। और वह जल जो खारे पानी के रूप में महासागर में निहित है, उसे महासागरीय जल कहते हैं। तो पृथ्वी पर जल के कुल 4 स्रोत हैं। जो नदी, नहर, तालाब, कुएं के रूप में मौजूद है, उसे भूपृष्ठीय जल। जो ज़मीन के नीचे मौजूद है, उसे भूमिगत जल। जो वाष्प बनकर वायुमंडल में तैर रहा है, उसे वायुमंडलीय जल। और जो खारे पानी के रूप में महासागर में निहित है, उसे महासागरीय जल कहते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं लोग। देखिए, आगे लिखा है कि विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागर में निहित है।
देखिए, पृथ्वी पर जितना भी जल है उसमें केवल 2.5% पानी ही पीने योग्य अर्थात मीठा जल है। यानी कि यह कहा जाए कि यदि पृथ्वी पर आप मान लेते जो जल है उसको हम 100% में कलेक्ट कर लें तो उसका केवल 2.5% जल मीठा है, पीने योग्य जल है। बाकी 1% जल वाष्प बनकर वायुमंडल में तैर रहा है और जो बच गया 96.5% वो जल महासागर में निहित है खारे पानी के रूप में। तो कितना परसेंट जल महासागर में निहित है? तो 96.5%। और कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है अर्थात मीठा जल है? तो पृथ्वी पर 2.5% जल पीने योग्य अर्थात मीठे जल के रूप में मौजूद है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। लोग देखिए, आगे लिखा है कि अब हम लोग को नदी के बारे में पढ़ना है। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। वह नदी जिसमें जल का मुख्य स्रोत, लिखा है कि हिमालय की नदियों में जल का मुख्य स्रोत होता है वर्षा का जल और हिमालय पर जमा हुआ बर्फ। यानी कि हिमालय की नदियाँ वे नदी हैं जिनमें पानी कहाँ से प्राप्त होगा? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र को हिमालय की नदी कहा जाता है। इनमें पानी प्राप्त होता है मुख्य रूप से हिमालय पर जमे बर्फ के पिघलने से और बारिश के जल से, जबकि प्रायद्वीपीय नदी में जल का एकमात्र स्रोत है और वह केवल है वर्षा का जल। तो यदि पूछा जाए कि हिमालय की नदी में जल के स्रोत क्या है, तो वर्षा का जल के साथ साथ हिमालय पर जमा हुआ बर्फ का पिघलना, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदियाँ हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदी में पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय नदी में जल का मुख्य स्रोत है वर्षा का जल। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, कृष्णा, ये सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। उत्तर भारत और हमारे बिहार में जो नदियाँ हैं वो हिमालय की नदियाँ हैं। इसी कारण से हमारे यहाँ बाढ़ भी ज़्यादा आता रहता है। तो नदी के 2 प्रकार। नदी से 2-4 ऑब्जेक्टिव भी हम लोग को याद करना है। जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। नील नदी मिस्र देश में है और अफ्रीका महादेश में है, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। जबकि विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो वो अमेजन है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जबकि विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। यदि पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी या पूछा जाए बिहार की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जबकि बिहार की भी सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है। तो भारत या बिहार दोनों में पवित्र, दोनों में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई बताएं, तो 2525 यानी 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। ये सारे चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्योंकि हम लोग को 2 ऑब्जेक्टिव याद करना है। देखिए, एक नदी है ब्रह्मपुत्र, जो मुख्य रूप से तिब्बत के मानसरोवर झील से होते हुए भारत में और फिर भारत से होते हुए दूसरे देशों में चली जाती है। मतलब कि आप यूँ कहें कि बांग्लादेश में चली जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक है, यानी टॉप 10 में इनका स्थान आता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र का स्थान 8वां है, जबकि गंगा नदी का स्थान 10वां है। ये बार बार हम क्यों याद कर रहे हैं और बता रहे हैं? भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नहीं गंगा है। वो क्यों? क्योंकि 2525 किलोमीटर में से अधिकतर एरिया इसका भारत में ही बहता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का 1/3 भाग तिब्बत में, 1/3 भाग भारत में और 1/3 भाग आपको बांग्लादेश में चला जाता है। इसीलिए विश्व स्तर पर तो ये 2900 है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्र की छोटी हो जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में 8वें पर और गंगा नदी विश्व में 10वें नंबर पर है। एक बार रिपीट कर देते हैं पुनः नदी को। हमने यह पढ़ा, नदी कितने प्रकार हैं? 2, हिमालय की नदी, प्रायद्वीपीय नदी, सबसे लंबी नदी विश्व की नील, चौड़ी नदी अमेजन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र का स्थान विश्व में 8वां, गंगा नदी का स्थान विश्व में 10वां। अब देखिए, नदियों से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना क्या है?
कहा जाता है कि नदियों पर बांध बनाकर विभिन्न उद्देश्यों की जो पूर्ति की जाती है जिस योजना के तहत, उस योजना को कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। अर्थात एक ऐसी परियोजना जिसमें अगर नदी का पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, जिसमें नदी पर बांध बना दिया जाएगा और नदी पर बांध बनाकर बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी। जैसे वाल्मीकि नगर पर बांध है, कोसी नदी पर बांध है, बहुत सारे बांध है। तो नदी का पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, बीच में बांध बना दिया गया। तो एक ऐसी परियोजना जिसमें नदियों पर बांध बनाकर बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति की जाए, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुत सारा उद्देश्य क्या पूर्ति होगा? तो नदी पर बांध बना लेने से जल विद्युत उत्पादन हो सकता है। यहाँ टरबाइन लगी रहती है, यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, यहाँ घूमेगा और विद्युत तैयार होगा। हम घूमने जाते हैं, पर्यटन, जैसे वाल्मीकि नगर आप जाइएगा तो आप विद्युत उत्पादन भी देख लीजिएगा, पर्यटन भी हमारा हो जाएगा। सिंचाई के लिए हम दोनों तरफ नहर निकाल सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं तथा बाढ़ और सूखे की रोकथाम कर सकते हैं। तो एक बांध बना लेने से हमें 5 फायदा हो रहा है, इसीलिए इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। पुनः रिपीट करते हैं कि एक ऐसी परियोजना जिसमें नदियों पर बांध बनाकर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन, सिंचाई के लिए नहर, मछली पालन इत्यादि। बांध से 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ने के पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है। देखिए, ऐसे नदी का पानी फ्लो कर रहा था, ऐसे चल रहा था, बीच में बांध बना दिया गया। तो नदी क्या है कि विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है। मान लीजिए एक राज्य ए था, एक राज्य बी था। नदियाँ विभिन्न राज्य से होकर गुजरती है। पहले पड़ने वाले राज्य ने यहाँ बांध बना लिया, तो पहले पड़ने वाले राज्य के बांध बना लेने से इस वाले राज्य को तो पानी नहीं मिल पाएगा, यहाँ पानी की कमी हो जाएगी, सिंचाई की कमी हो जाएगी, बहुत सारी कमी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ जाएगा लोगों को। तो चूंकि नदियाँ विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है, पहले पड़ने वाले राज्य ने बांध बना लिया तो आगे वाले राज्य को पानी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जल को लेकर 2 राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होता है उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना के साथ ही हमें इसलिए पढ़ना था क्योंकि बांध बनाने का फ़ायदा और घाटा आपने देख लिया। बांध से 2 सवाल आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है और भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचे बांध का नाम है भाखड़ा नागल बांध, जो सतलज नदी पर बनाया गया है। इसे पंजाब में बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। जबकि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, इसकी लंबाई 4801 मीटर है। इसे उड़ीसा में महानदी के तट पर बनाया गया है। तो दोनों क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नागल बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। पुनः दोहराते हैं, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भाखड़ा नागल बांध किस नदी में बनाया गया है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है? महानदी पर। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? पंजाब। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 225 मीटर और हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? तो 4801 मीटर है। अब बांधों से एक और ऑब्जेक्टिव है। किस व्यक्ति ने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह बार बार पूछा भी जाता है कि किस व्यक्ति ने भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। या फिर यह पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो बांधों को। अब देखिए, जल संकट क्या है। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में जल की अनुपलब्धता अर्थात जल की कमी किस चीज़ को निरूपित करेगी? तो जल संकट को कहलाएगी। जल संकट का मतलब हो गया यानी पानी की कमी। क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह तो एक समान मात्रा में पानी है नहीं, और पीने वाला पानी तो हमने यह भी पढ़ लिया कि मात्र 2.5% है। तो जिस एरिया में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो कहलाएगा जल संकट। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक, स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं, जल विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि 5 से 6 लीटर पानी की नॉर्मल हमें डेली यूज होती है। अगले टॉपिक पर आते हैं। लिखा है कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से तैयार होता है। देखिए, ऊर्जा प्राप्त करने के, विद्युत प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। कोयला से विद्युत तैयार होता है, पानी से विद्युत तैयार होता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा।
तो भारत में बहुत तरीके से विद्युत तैयार होता है, लेकिन 22% भाग जो विद्युत तैयार होता है भारत में कुल विद्युत का, वो जल विद्युत से तैयार होता है। यानी भारत में जो कुल विद्युत उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट भाग जल से होता है, तो 22% भाग। देखिए, जल संरक्षित करने के लिए यानी जलों को बचाने के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में आई थी, लेकिन इसे संशोधित करके राष्ट्रीय जल नीति 2002 में प्रकाशित की गई थी और वो भी चल रही है। तो यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित हुई थी, तो वो 2002 में घोषित हुई थी। नेक्स्ट, जब भी बारिश होती है तो बारिश होने के क्रम में 22% जो टोटल वर्षा का पानी है उसका 22% पानी भूमिगत जल के रूप में नीचे चला जाता है। लिखा है कि भूमिगत जल के रूप में 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। यानी अगर 100% बारिश हो रही है, 100 लीटर बारिश हो रही है, तो 22 लीटर पानी ज़मीन के नीचे ऑटोमेटिक चला जाता है और उसका संचय हो जाता है भूमिगत जल के रूप में। नेक्स्ट, बारिश से अगर पूछा जाए कि विश्व या भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व या भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिन राम में होती है या मौसिम राम में होती है। भारत में पूछे या विश्व में पूछे, सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में होती है, मौसिम राम या मासिन राम में। यहाँ लगभग एक वर्ष में 1187 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा का राज्य पूछे या भारत में राज्य पूछा जाए तो मेघालय है, देश पूछे तो भारत, और जगह पूछे तो मौसिम राम या मासिन राम है, जहाँ लगभग 1187 सेंटीमीटर बारिश होती है। देखिए, अभी हमने नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ा। एक ऑब्जेक्टिव है कि भारत की सबसे बड़ी नहर तो खैर इंदिरा गांधी नहर है और विश्व का स्वेज नहर है। अभी हमने जो नदी घाटी परियोजना पढ़ा कि एक ऐसी परियोजना जिसमें नदियों पर बांध बनाकर बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा कि यदि नदी विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है और पहले पड़ने वाले राज्य ने उस राज्य से पहले बांध बना लिया, तो इस वाले राज्य को पानी नहीं मिल पाएगा और जल को लेकर दो राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होगा उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। बिहार में भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। बिहार में कुल 3 नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जिसमें एक का नाम है सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरे का नाम है कोसी नदी घाटी परियोजना, जबकि तीसरे का नाम है गंडक नदी घाटी परियोजना। देखिए, 3 नदी घाटी परियोजना यानी सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण सोन नदी पर, कोसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण कोसी नदी पर, जबकि गंडक नदी घाटी परियोजना का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। जो वाल्मीकि नगर वाला है वो गंडक नदी है। परियोजना का मतलब समझ रहे हैं, यानी नदियों पर बांध बनाया गया है। हम लोगों को इस चैप्टर में केवल एक ही के बारे में पढ़ना है, वो केवल सोन नदी घाटी परियोजना। क्यों? क्योंकि वो पहली और पुरानी है, सबसे पहली है। देखिए, लिखा है कि सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण बिहार की यह सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे प्राचीन है और सबसे पहली परियोजना है, जिसका निर्माण 1874 में अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। यानी कि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है या बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है, तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे बड़ी या सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण 1874 में अंग्रेज सरकार द्वारा कराया गया। सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण अंग्रेजों ने किस उद्देश्य से कराया था, तो वो सिंचाई के उद्देश्य से और उत्पादन बढ़ाने के हेतु इन्होंने सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कराया था। एक ऑब्जेक्टिव यह बन गया कि बिहार में कितनी नदी घाटी परियोजनाएं हैं? 3। सोन नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर, कोसी नदी घाटी परियोजना कोसी नदी पर, गंडक नदी घाटी परियोजना गंडक नदी पर। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन और सबसे पहली सबसे बड़ी परियोजना है। इसका निर्माण 1874 में अंग्रेज सरकार द्वारा सिंचाई के उद्देश्य से कराया गया। इसके अतिरिक्त हमने यह भी पढ़ा था कि नदी पर हम बांध बनाते हैं तो हम उससे सिंचाई कर सकते हैं। तो सोन नदी घाटी परियोजना से लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसके 2 भाग पर 2 अलग अलग विद्युत केंद्र हैं, एक पूर्वी नहर है और एक पश्चिमी की तरफ नहर है। पूर्वी नहर पर लगभग 3.3 मेगावाट, जबकि पश्चिमी नहर पर 6.6 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। क्योंकि पानी को हम लोग संचित किए हैं तो हम उससे विद्युत ही बना सकते हैं। तो सोन नदी घाटी परियोजना पर दोनों तरफ 2 अलग अलग दिशा में नहर बने हैं। पूर्वी नहर पहले पूरब तब पश्चिम, पूरब में कम पश्चिम में ज़्यादा। तो पूर्वी नहर पर 3.3 मेगावाट, जबकि पश्चिमी नहर पर 6.6 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। सोन नदी घाटी परियोजना से इतने ही सवाल आते हैं। अंतिम टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जल संरक्षण क्या है?
जल का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना जल संरक्षण कहलाता है। हमने जैसे संसाधन संरक्षण पढ़ा था वैसे ही हम जल का, यानी पानी को हम बर्बाद होने से बचाएंगे, पानी को हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे, अपने विवेक के आधार पर यूज करेंगे, तब वो प्रक्रिया कहलाती है जल संरक्षण। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि पृथ्वी पर पीने योग्य जल मात्र 2.5% है। इसके अलावा हर जगह एक समान मात्रा में जल नहीं है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं पानी कम है। जल संरक्षण के तरीके क्या हैं? जल संरक्षण के 3 तरीके बताए गए हैं किताब में। पहला है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, दूसरा है जल संभर का प्रयोग, तीसरा है तकनीक सिंचाई। पहला क्या कहलाता है? भूमिगत जल की पूर्ति। कहा जाता है कि गांव में नदी, नहर, तालाब या कुआं के माध्यम से बारिश का पानी पुनः जमीन के नीचे चला जाता है और वहां भूमिगत जल वापस आ जाता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं हो पाता है। बड़े बड़े शहर में नदी, बारिश का पानी नाले में, नाले से गटर में, गटर से नदी में, नदी से समुद्र में या बड़े क्षेत्र में जाकर गिर जाता है। तो कहा जाता है कि शहरों में छतों पर लोग टैंक बनाए और टैंक बनाकर पाइप के माध्यम से उस पानी को ज़मीन के नीचे लाकर छोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा कि शहर में भी भूमिगत जल की पुनः पूर्ति हो जाएगी और पानी का बचा लिया जाएगा बर्बाद होने से। जल संभर का प्रयोग। कहा जाता है कि कृषि में या फिर वानिकी में, वानिकी मतलब वन बनाने में, या फिर अपने उद्यान में, बगीचे में आप नहर के पानी का या किसी जल जमाव का प्रयोग करके भी इन तीनों प्रक्रिया को काम कर सकते हैं। यानी खेती करनी हो, पेड़ पौधे लगाना हो या फिर उद्यान चलाना है, इन तीनों क्षेत्र में हम नहर के पानी का भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी गड्ढे में जमे हुए पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी पानी बच सकता है। तीसरा है तकनीक सिंचाई। कहा जाता है कि तकनीक का प्रयोग करके हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पानी, कम से कम पानी से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे यदि हम ड्रिपिंग सिंचाई करते हैं यानी फुहारे द्वारा सिंचाई करते हैं तो कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। यदि हम सीढ़ी नुमा कृषि अपनाते हैं तब भी हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। यदि हम सोपानी कृषि अपनाते हैं यानी वृत्ताकार खेती करते हैं तब भी हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो ये पानी संरक्षण के तरीके हैं। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जल संसाधन के उपयोग क्या है। तो देखिए, पानी के उपयोग तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। पानी का उपयोग, जल संसाधन के अनेकों उपयोग है। मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कृषि, उद्योग अर्थात संपूर्ण प्रकृति को जल की आवश्यकता है। अगर जल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग कुछ बुक्स ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। मात्र 5 बुक्स ऑब्जेक्टिव हैं। पहला लिखा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह। कुल जल का कितना % भाग महासागर में है? 96.5%। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। 4 नंबर है कि प्राणी के शरीर में कितना % जल की मात्रा होती है? देखिए, मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव में लगभग 65% जल की मात्रा होती है। वैसे तो 65 से 80% होता है, लेकिन एग्जैक्ट आप याद करेंगे 65%। और अंतिम 5 नंबर है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ता चला जा रहा है? तो आर्सेनिक नामक तत्व संकेंद्रण बढ़ता चला जा रहा है। यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। किसी प्रकार की कठिनाई हो तो कमेंट करके अवश्य पूछें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर आप सनी सर सर्च करें, SUNNYSIR। आप हमारे ग्रुप में जुड़ें, वहाँ पे भी आपको डेली सुविधा दी जाएगी टेस्ट देने की। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मिलते हैं लोग अगले वीडियो के साथ।